चटर्जी खुद से बड़बड़ाता है। यही है, अब यही तो है वो। चटर्जी अपनी जगह पर खड़ा होता है और सीधे देखने लग जाता है। चटर्जी एक टक नजर से सामने ही देखते रहता है। उसने कोई सी ऐसी चीज देख ली थी जो उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची थी। चटर्जी हड़बड़ाहट के साथ अपनी जेब से मोबाइल निकालता है, जिसके अंदर अब बस 2% बैटरी बची हुई थी। चटर्जी फुर्ती के साथ पेंटिंग की फोटो निकालता है और उस पेंटिंग को भी गौर से देखने लग जाता है। चटर्जी एक नजर सामने और एक नजर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मारते हुए कहता है, हाँ ये वही है ये, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, यही है वो। इतना कहकर चटर्जी खुश होते हुए अपने आसपास नजरें दौड़ाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे चटर्जी की निगाहों को अभी भी किसी चीज की तलाश हो, पर चटर्जी के चेहरे की खुशी देखकर यह साफ समझ आ रहा था कि जिस चीज को वो तलाश कर रहा था वो उसे मिल गई थी। चटर्जी खुद से बड़बड़ाता है, मुझे बाकी सबको भी यहाँ पर बुलाना होगा, खासतौर पर युग को, क्योंकि उसी ने ये जगह खोजने के लिए कहा था। जगह तो मैंने खोज ली है, अब आगे जो करना है वो वही करेगा। इतना कहकर चटर्जी युग और उसके दोस्तों को फोन करने का सोचने लग जाता है। उसने ये सोचा ही था कि उसी वक्त उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। चटर्जी अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है, शिट, इस मोबाइल को भी अभी बंद होना था। अब मैं क्या करूं, बाकी सबको यहाँ पर कैसे बुलाऊं। चटर्जी सोच ही रहा था कि वो क्या करे, कैसे सब लोगों को इस जगह पर बुलाए। तभी उसे युग की बात याद आती है। उसने बताया था कि यदि किसी को भी वो जगह मिले तो सबको कैसे इन्फॉर्म करना था। चटर्जी खुद से बड़बड़ाता है, मुझे उसी जगह पर जाना होगा, वहीं पर पहुंचकर मैं बाकी सबको बुला सकता हूँ। उसकी आवाज सुनकर सब लोग वहां पर आ जाएंगे। इतना कहकर चटर्जी हड़बड़ाहट के साथ वहां से जाने लग जाता है। वो धड़ाधड़ अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। भोर का ही वक्त था, जिस कारण आसमान में नीली रोशनी फैली हुई थी। सूरज अभी तक नहीं निकला था। चटर्जी बड़ी ही फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। कुछ ही देर में चटर्जी कालाझाड़ी जंगल से बाहर निकल जाता है और वापस से बंगला मुड़ा घाट पर पहुंच जाता है। इस वक्त चटर्जी बंगला मुड़ा घाट पर ही एक बड़ी सी इमारत के पास खड़ा हुआ था, जिसकी ऊंचाई करीब 25 फुट थी। उसी इमारत के ऊपर एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ था। इमारत और घंटा दोनों ही बहुत पुराने लग रहे थे। चटर्जी उस इमारत को देखते हुए कहता है, यही वो घंटा घर है जिसके बारे में युग बात कर रहा था, जो उसे तब मिला था जब वो, क्या नाम लिया था उसने उस लड़की का? हाँ, याद आया, यामिनी। जब वो यामिनी को ढूंढ रहा था तभी उसे ये घंटा घर दिखा था। इतना कहकर चटर्जी उस इमारत के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जब तक चटर्जी घंटे घर में लगे घंटे के पास पहुंचता है, तब तक आसमान नीले से केसरिया रंग का हो जाता है, जिसका साफ मतलब था कि सूरज निकलने लग गया था। घंटे के ऊपर कई सारे पौराणिक चिन्ह बने हुए थे, जैसे वो कोई पौराणिक घंटा हो। उसकी सोने जैसी चमक अभी भी बरकरार थी। घंटे के सबसे ऊपरी सिरे पर गोल कांच एक फ्रेम में लगा हुआ था। उस फ्रेम पर भी कई पौराणिक चिन्ह बने हुए थे। वो पूरा फ्रेम मूवेबल था। चटर्जी घंटे के पास पहुंचकर घंटा बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो पहली बार घंटा बजाता है, घंटे के अंदर वाइब्रेशन होने लग जाता है, जिस कारण घंटे के ऊपर लगा कांच अपने आप गोल गोल घूमने लग गया था। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस घूमते हुए कांच पर गिरती है, उसके अंदर से सतरंगी रोशनी निकलने लग जाती है, जिसे देखकर चटर्जी दंग रह गया था। वो सतरंगी रोशनी चारों तरफ बिखरने लग जाती है। सूरज अभी बस निकलना शुरू हुआ था, जिस कारण ज्यादा उजाला नहीं हुआ था। वो सतरंगी रोशनी कालाझाड़ी जंगल के अंदर बार बार बिखर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कालाझाड़ी जंगल में ऊपर से सतरंगी टॉर्च मार रहा हो। चटर्जी लगातार घंटा बजाना शुरू कर देता है। इस तरफ जंगल में ही युग लगातार चलते जा रहा था। रात भर चलने के कारण उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे। वो काफी थका हुआ लग रहा था। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसके पैर लड़खड़ाए जा रहे थे, पर फिर भी वो चलते जा रहा था, क्योंकि उसके दिल में अभी भी यामिनी का ही ख्याल चल रहा था। कहते हैं प्यार सब कुछ करा लेता है, और वही प्यार युग से सब कुछ करवा रहा था। युग चल ही रहा था कि चलते चलते वो गिर जाता है। जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, उसे जमीन पर सतरंगी रोशनी पड़ती हुई दिखाई देने लग जाती है। युग सतरंगी रोशनी को देखते हुए कहता है, ऐसी रोशनी तो उसी घंटे घर के ऊपर से निकलती है जब उस पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने वो झरना ढूंढ लिया है और वो हमें बुला रहा है। मुझे जाना होगा, मुझे उस घंटे घर के पास जाना होगा। लगता है मेरा यामिनी से मिलने का वक्त आ गया है।
मैं आ रहा हूँ यामिनी, मैं आ रहा हूँ। यही सब बड़बड़ाते हुए युग अपनी जगह पर खड़ा होता है और फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। युग को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस सतरंगी रोशनी को देखकर उसके शरीर में वापस से जान आ गई थी। प्यार होता ही ऐसा है, जिसको मिलता है उसमें जान भर देता है और जिसको नहीं मिलता उसके प्राण खींच लेता है। इस तरफ शालिनी और डायना जंगल के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाए जा रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े जा रही थी। डायना थकान के साथ शालिनी से कहती है, शालिनी बहन, अब तो सुबह भी होने वाली है और अभी तक हम जंगल में ही भटक रहे हैं। मुझे नहीं लगता वैसा झरना जंगल के अंदर है भी। अगर होता तो अभी तक तो हमें मिल ही जाना चाहिए था। शालिनी तुरंत हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं डायना बहन, अगर युग बाबू ने कहा है कि झरना यही है तो फिर इसी जंगल में होना चाहिए। शालिनी और डायना बात कर रही थी कि तभी अचानक ही घंटा बजने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। शालिनी तुरंत कहती है, ये तो घंटे घर के घंटे की आवाज है। इसका मतलब ये हुआ कि युग बाबू या किसी ने वो झरना ढूंढ लिया है। मैं कहती थी ना डायना, वो झरना यही है। देखो मेरे युग बाबू ने झरना ढूंढ लिया, हमें जल्दी चलना चाहिए। इतना कहकर शालिनी उसी वक्त डायना का हाथ छोड़ती है और जंगल से बाहर की ओर जाने लग जाती है। डायना शालिनी को जाते हुए देख मन ही मन सोचती है, ये शालिनी आखिर क्या छुपा रही है मुझसे। पूरी रात इसके साथ गुजार कर मैं इतना तो समझ ही गई हूँ कि ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, वरना इसमें इतनी जान कहाँ से आ गई कि रात भर बिना रुके चलते रही। मैं तो डायन हूँ इसलिए इतनी पैदल चल गई, पर ये कौन है। यही सब सोचते हुए डायना शालिनी के पीछे पीछे जाने लग जाती है। घंटे घर के घंटे के बजने की आवाज जंगल के अंदर गूंजने लग गई थी, जिस कारण कायर और कछुए की भी नींद खुल गई थी। उस आवाज को सुनकर वो दोनों भी समझ गए थे कि वो झरना किसी न किसी को मिल गया है, तभी घंटा बजाया जा रहा है। वो दोनों हिम्मत करके अपनी जगह से उठते हैं और जंगल से बाहर निकलने लग जाते हैं। इस तरफ घंटे घर के नीचे चटर्जी खड़ा हुआ था और सभी लोगों के आने का इंतजार कर रहा था, पर अभी तक कोई नहीं आया था। सूरज पूरी तरह निकल गया था। चटर्जी खुद से बड़बड़ाता है, कहाँ रह गए ये लोग, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। इन लोगों तक घंटे की आवाज पहुंची भी होगी या नहीं। चटर्जी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे दूर से शालिनी और डायना आते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ से युग और अभिमन्यु भी आ रहे थे। युग ने अभिमन्यु को अपने कंधों का सहारा दिया हुआ था, उसी के सहारे अभिमन्यु चल पा रहा था। अभिमन्यु को देखते से ही लग रहा था कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। कछुआ और कायर भी दिखने लग गए थे। चार्ली भी उन्हीं के पीछे पीछे आ रहा था। चटर्जी को घंटे घर के नीचे देखकर सभी लोग समझ गए थे कि घंटे घर का घंटा चटर्जी ने बजाया था, उसे ही वो झरना मिला होगा। चार्ली चटर्जी को देखते हुए मन ही मन सोचने लग जाता है, ये चटर्जी तो कुछ ज्यादा ही किस्मत वाला निकला। बताओ, पहले उस काले साए के हाथों बलि चढ़ने से बच भी गया और अब झरना भी इसे ही मिला। इसके साथ तो अच्छे पर अच्छा होते जा रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो जल्द इसे प्रमोशन भी मिल जाएगा। कुछ ही देर में सभी लोग चटर्जी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर ही युग अभिमन्यु को वहीं पर बैठा देता है। अभिमन्यु बहुत कमजोर लग रहा था। अभिमन्यु को देखकर डायना घबरा जाती है। वो तुरंत अभिमन्यु के पास बैठते हुए कहती है, मेरे अभी को क्या हुआ, इसकी ये हालत कैसे हुई, तुम ठीक तो हो अभी। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही युग बोल पड़ता है, अभिमन्यु बस थक गया है ज्यादा चलने की वजह से, और कुछ नहीं हुआ है। डायना फिर कुछ कहती उससे पहले ही शालिनी चटर्जी से पूछती है, आपको वो जगह मिल गई चटर्जी जी। चटर्जी कहता है, हाँ वो जगह मिल गई है बस। चटर्जी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही युग बोल पड़ता है, कहां पर है वो जगह चटर्जी, जल्दी बताओ। चटर्जी जवाब देता है, वो जगह काला झाड़ी जंगल के अंदर ही है, मैं अभी तुम लोगों को वहां पर ले चलता हूँ। युग हामी भरता है, हाँ चलो। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ डरते हुए कहता है, नहीं हम उस जगह पर नहीं जाएंगे। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ हाँ हम दोनों उस जगह पर नहीं जाएंगे, हम दोनों तो क्या तुम लोगों को भी उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। युग उन दोनों पर ही चिढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो, एक तो इतनी मुश्किल से वो जगह मिली है और अब उस जगह पर जाने के लिए मना कर रहे हो। कछुआ युग से कहता है, हाँ युग, क्योंकि उस जगह पर खतरा है, जान का खतरा। युग हैरानी के साथ कहता है, जान का खतरा, पर किससे। कछुआ युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उस काली पोशाक वाले से। इतना कहकर कछुआ रात का सारा किस्सा सुना देता है जो भी उस काला पोशाक वाले ने उसके और कायर के साथ किया था। कछुआ अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है,
तुम्हें हमारी हालत दिख नहीं रही है क्या? उसने क्या किया है हमारे साथ? जब सब लोग कछुए को गौर से देखते हैं तो उन सबको कायर और कछुए के चेहरे सूजे हुए दिखाई देने लग जाते हैं, जो उस काले पोशाक वाले से मार खाने के कारण सूजा था। कायर डरते हुए कहता है, मुझे तो लगता है वो काला पोशाक वाला उस झरने के पास ही होगा। युग अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींचते हुए कहता है, अगर वो काला पोशाक वाला वही है तो ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छा हुआ वो खुद ही आ गया। बहुत सारे पुराने हिसाब चुकते करने हैं मुझे। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज मैं उससे अपनी यामिनी का बदला भी ले लूंगा। चटर्जी मन में सोचने लग जाता है, ये युग फिर यामिनी की बात करने लग गया। आखिर ये यामिनी है कौन और ये काले पोशाक वाले का क्या मैटर है? चार्ली कायर और कछुए का डर दूर करते हुए कहता है, हाँ तुम दोनों डरो मत। मैं और चटर्जी सर है ना तुम्हारे साथ। जरा हम भी तो देखें कौन है वो काला पोशाक वाला जो तुम्हारी ये हालत करके चला गया। शालिनी बीच में दखल देते हुए कहती है, हमें जल्दी चलना चाहिए, अब और देर नहीं करनी चाहिए। चटर्जी कहता है, चलो फिर। चटर्जी के इतना कहते ही अभिमन्यु भी अपनी जगह पर से उठने लग जाता है। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, अभिमन्यु अब तू कहीं नहीं जा रहा है, तू यहीं पर बैठ। अभिमन्यु कहता है, नहीं युग, मैं भी चलूंगा। मुझे भी वो झरना देखना है। सिर्फ झरना ही नहीं, उसे भी देखना है। जरा मैं भी तो देखूं वो कैसे तेरे सामने आती है। डायना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये दोनों कोडवर्ड में किसे देखने की बात कर रहे हैं? आखिर वहां पर है क्या? युग कहता है, पर अभिमन्यु तू तो बिना सहारे के चल भी नहीं पा रहा है। तू कैसे वहां तक चल पाएगा? और अब मैं तुझे फिर से सहारा देने लग गया तो वक्त पर उस झरने के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना है। अभिमन्यु पलट कर कहता है, पर युग, मैं तुझे वहां पर अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अभिमन्यु का चेहरा देखकर डायना समझ जाती है कि अभिमन्यु किसी भी हाल में युग के साथ जाना चाहता था, और वो समझ जाती है यही सही मौका था अभिमन्यु के और करीब जाने का। डायना तुरंत बोल पड़ती है, वैसे मैं चाहती तो नहीं कि अभी और चले, पर यदि अभी का मन है उस झरने को देखने का तो वो देखेंगे जरूर। मैं उनका सहारा बनूंगी। मैं उन्हें अपने कंधे का सहारा दूंगी। शालिनी चिढ़ते हुए कहती है, तो देर क्यों कर रही हो? इसे उठाओ और चलो जल्दी। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, बहुत हुआ। डायना शालिनी को घूरते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, ये अचानक से शालिनी को हो क्या गया है? ये तो युग से भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई है उस जगह पर जाने के लिए। आखिर वहां पर ऐसा है क्या? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।